Hello students, how are you? So students, I welcome you all once again. तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होता है. तो व्हाट इज एलिमिनेशन? एलिमिनेट होना, एलिमिनेट मतलब निकल जाना, है ना. सो दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन. तो अब एज्यूम कर लो कि हमारे पास एक एंटिटी है, एक सबस्ट्रेट है कुछ इस तरह का, और आपने ऐसा किया है कि इससे x और y को बाहर निकाल दिया है ना. एक दो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम अ मॉलिक्यूल लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड. तो जब आपने, अब समझो, जब आपने कुछ ऐसा, अब ये कैसे निकल रहा है वो बात की बात है, बट रिएक्शन कैसा हो रहा है. एक मेरे पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट में से दो एटम्स, ये दो एटम्स भी हो सकते हैं और इट मे बी ग्रुप ऑफ एटम, है ना. एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है. जैसे समझने का ट्राई करते हैं. यहां मेरे पास Br था, यहां मेरे पास Br था. अगर ये दोनों Br बाहर निकल जाते हैं और यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहां क्या निकल रहा है? व्हाट इज लिविंग? एटम्स आर लिविंग, है ना. अब इसके जगह मेरे पास यहां H है और यहां मेरे पास Cl है, या फिर मेरे पास यहां OTS है, मान लिया, है ना. TS इज टोसाइल ग्रुप, ये बाहर निकल रहा है, ये ग्रुप बाहर निकल रहा है. तो ऐसे केस में अ ग्रुप ऑफ एटम इज कमिंग आउट, है ना. तो ऐसे रिएक्शंस जहां पर सबस्ट्रेट से दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम बाहर निकल जाते हैं और डबल बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं. एलिमिनेट हो जाना, है ना. अगर एक बाहर निकलता और दूसरा अंदर आता तो उसे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. X की जगह को कोई और ले रहा है तो क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जैसे हमने SN1 SN2 पे बात किया, isn't it? तो वो सब्स्टिट्यूशन था, एक निकल रहा था, उसके जगह कोई दूसरा आ रहा था. यहां क्या हो रहा है? सबस्ट्रेट से दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम निकल रहे हैं और उसके निकलने के बाद डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मॉलिक्यूल से केवल चीजें बाहर निकल रही है. तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं. सो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहेंगे एलिमिनेशन का, तो आई विल से इन एलिमिनेशन रिएक्शन टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम अ सबस्ट्रेट आर जनरली एलिमिनेटेड और रिमूव्ड, है ना. And when they get removed, there is a formation of, generally there is a formation of pi bond. So that is called elimination reaction. Clear हो गया? What is elimination reaction? Clear है? Okay. Now elimination reaction बहुत तरह के होते हैं. elimination reaction की categorization बहुत तरह की है. जैसे कि मैं कुछ आपको important elimination reactions के बारे में बताता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन रिएक्शन कौन कौन से हैं. सो स्टूडेंट, पहला एलिमिनेशन इज कॉल्ड एज अल्फा एलिमिनेशन. व्हाट? फर्स्ट टाइप ऑफ एलिमिनेशन इज कॉल्ड एज अल्फा एलिमिनेशन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1-1 एलिमिनेशन. व्हाट इज दिस 1-1 एलिमिनेशन? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस 1-1 एलिमिनेशन, है ना. एक ब्रॉड कैटेगरी में पहले डिवाइड कर रहे हैं. तो 1-1 एलिमिनेशन मींस, मान लिया X और Y मेरे किसी सेम कार्बन एटम पे अटैच्ड है और X और Y अगर दोनों एक ही जगह से निकल रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज अल्फा एलिमिनेशन और 1-1 एलिमिनेशन. अल्फा एलिमिनेशन और 1,1 एलिमिनेशन. तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स, जनरली आप देखेंगे ऐसे केस में व्हाट यू विल फाइंड इज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन. अब ये क्या कार्बीन है?
हम लोग इसके डिटेल डिस्कशन, कार्बीन का पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले E1 E2 की बात कर रहे हैं, तो हम अल्फा एलिमिनेशन का डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली अल्फा एलिमिनेशन भी डिटेल में पढ़ना है ना। तो दिस एंटिटी इज कॉल्ड एज कार्बीन। कार्बीन में क्या होता है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है और एक लोन पेयर होता है कार्बन में। दिस इज कॉल्ड कार्बीन। तो इसे कार्बीन कहते हैं, हाईली अनस्टेबल एंटिटी, है ना। इंटरमीडिएट हमने पढ़ा था, इंटरमीडिएट। तो मैंने आपको कार्बोकैटायन, कार्बेनियन, फ्री रेडिकल के बारे में बताया था, और उसी जगह पे बताया था बहुत अलग अलग तरह के और इंटरमीडिएट होते हैं, जैसे रेडिकल कैटायन, रेडिकल एनायन, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, इस तरह के इंटरमीडिएट होते हैं, है ना। तो जनरली ये अल्फा एलिमिनेशन का एक एग्जाम्पल बता देता हूं कार्बन फॉर्मेशन का। जब आप CHCl3 को KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, है ना, KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो सबसे पहले KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या होगा, CCl, Cl एंड Cl एंड यू हैव H। तो ये सारे क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेस को लेंगे तो दिस विल रिमूव H+, और H+ रिमूव होने के कारण इस कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए था, क्योंकि बाकी के क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ। अब ऐसे केस में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल, तो ऐसे केस में वन ऑफ द क्लोरीन विल मूव टेकिंग अ लोन पेयर, एंड दिस विल गिव यू व्हाट, Cl एंड Cl। तो जहां से ये निकल रहा है, एट दैट प्लेस यू विल गेट एन एम्प्टी ऑर्बिटल। तो ये क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बीन। ये कार्बीन के फॉर्मेशन का एक तरीका है। देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। कुछ 5-6 तरीके मैं आपको कार्बीन के पढ़ाऊंगा, और रिएक्शंस 5 से 6 रिएक्शन में कार्बीन पे आपको पढ़ाने वाला हूं, है ना। बट दिस इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस एलिमिनेशन रिएक्शन इज नॉट गिविंग यू फाइनल प्रोडक्ट, इट इज हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट, अनस्टेबल इंटरमीडिएट। लेकिन ये जो स्टेप हो रहा है, पूरा स्टेप इज कॉल्ड एज अल्फा एलिमिनेशन। क्लियर है, व्हाट इज अल्फा एलिमिनेशन, ये क्लियर हो गया सब आपको। पॉज द वीडियो, टेक इट डाउन, ठीक है। तो ये हमारा पहला टाइप ऑफ एलिमिनेशन हुआ अल्फा। सेकंड वन इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। Second type of elimination is called as beta elimination, which is also called as 1-2 elimination. अब ये 1-2 elimination की जब बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोग अभी यहां पर जनरली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट 1-2 elimination, जिसे हम लोग बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन इज 1-2 elimination. तो इस केस में जब 1-2 elimination होगा, सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट डबल बॉन्ड, है ना। दिस इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। अभी ये पूरा चैप्टर में अभी हम लोग अल्कील, हैलाइड, एल्कोहल्स, ईथर्स, इस जगह पे हम लोग बीटा एलिमिनेशन की बात करेंगे। काफी डिटेल में बीटा एलिमिनेशन पढ़ेंगे। अभी जो हम पढ़ने वाले, बीटा एलिमिनेशन पढ़ने वाले। अल्फा एलिमिनेशन कुछ देर के बाद, मतलब इनफैक्ट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पे उस पर डिस्कशन करेंगे थोड़ा। कार्बीन में पढ़ाऊंगा आपको पहले, बट उसके सारे डिटेल जो रिएक्शंस है वो हम लोग कहां करेंगे, कार्बीन के रिएक्शंस हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में करेंगे। तो बीटा रिएक्शन क्लियर है। उसी तरह स्टूडेंट्स गामा एलिमिनेशन और डेल्टा एलिमिनेशन और थीटा एलिमिनेशन, इस तरह के एलिमिनेशंस होते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल हो गया, अज्यूम करो कि आपके पास यहां x है, 1 2 3 4 5, और यहां y है। तो अगर ये x निकला और ये y निकला और दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए, तो यहां इस तरह का साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है, जहां वी हैव गामा एलिमिनेशन और डेल्टा एलिमिनेशन और थीटा एलिमिनेशन एंड सो ऑन। क्लियर है। तो हमें बेसिकली यहां पर जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन बाद में डिस्कशन करेंगे। ये इस तरह के रिएक्शंस भी हम देखने वाले हैं, वो थोड़े कम मिलेंगे आपको, बट बीटा एलिमिनेशन इज अ मेजर कंसर्न ओवर हियर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन की। किस पे बात कर रहे हैं, बीटा एलिमिनेशन की।
तो स्टूडेंट बीटा एलिमिनेशन, तो अगर आप ये देखेंगे ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन जब हो रहा है, सो नाउ टॉपिक ओवर हियर व्हाट वी आर स्टडीइंग इज बीटा एलिमिनेशन, डिटेल्ड डिस्कशन कर रहे हैं, आप फिर से लिख लीजिए इसको, बीटा एलिमिनेशन, टॉपिक डालिए बीटा एलिमिनेशन। तो अगर आप ये स्टूडेंट्स देखो, ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन में एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। सबसे पहली बात, एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, कैन वी से दिस? सो डेल्टा एस इज पॉजिटिव, पहली बात। अच्छा, आप यहां एक बात ये देखो, एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हो, दूसरा सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हो और वीक पाई बॉन्ड बना रहे हो, सो दिस रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। These reactions are endothermic reaction. So delta H is positive, है ना? डेल्टा H पॉजिटिव होगा इस केस में। तो अगर फिजिबिलिटी की बात करें स्टूडेंट, फिजिबिलिटी इज डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, है ना? अगर एलिमिनेशन रिएक्शन कब पॉसिबल होगा, हम इस पे बात कर रहे हैं। देखो इसका उल्टा, रिवर्स ऑफ दिस इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। हमने पढ़ा है अल्कीन पे HX का एडिशन रिएक्शन होता है ना? वहां पर एंट्रोपी डिक्रीज करती है, क्लियर है? पढ़ा है, इस पे डिस्कशन किया है, काफी डिटेल डिस्कशन किया है हमने। जब हम लोग HX ऐड करते हैं तो सबसे पहले H+ ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, देन X माइनस विल गेट एडेड। तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। अभी एग्जैक्टली इसका उल्टा रिएक्शन इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। अब स्टूडेंट एडिशन रिएक्शन, क्योंकि हमने एडिशन रिएक्शन पे डिटेल डिस्कशन किया है, इसलिए यहां बात कर रहे हैं कि यहां पर डेल्टा S जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब डेल्टा G जो होगा, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। तो स्टूडेंट यहां देखो, डेल्टा H ओवर हियर इज नेगेटिव, डेल्टा H इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि आप वीक पाई बॉन्ड तोड़ रहे हो और स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो, है ना? तो ये अगर नेगेटिव है और आपका डेल्टा S भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो डेल्टा G नेगेटिव होने के लिए दिस T मस्ट बी स्मॉल, T मस्ट बी लो। तो आपका एडिशन रिएक्शन जो होता है वो लो टेम्परेचर पे होता है। ये कैसे पता लग रहा है? इस इक्वेशन से, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। ये बात समझ में आई आपको? पहले एडिशन के लिए ये क्लियर हुआ, एलिमिनेशन के लिए बात करेंगे। एडिशन रिएक्शन में डेल्टा H जो होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। कैसे रिएक्शंस होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी बाहर निकल रही है। तो एक्सोथर्मिक डेल्टा H इज नेगेटिव, डेल्टा S इज नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। डेल्टा G अगर आपको नेगेटिव चाहिए और ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चाहिए, तो उस केस में ये ओवरऑल नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। तो ये वैल्यू जितना छोटा होगा, तो जितना छोटा ये होगा डेल्टा G का, उतना बड़ा नेगेटिव होने के चांसेस है, फिजिबिलिटी होने के उतने ज्यादा चांसेस है। तो फॉर दिस वी नीड टेम्परेचर शुड बी लो। अब अगर इस केस में बात करें स्टूडेंट, for delta H is what? Positive. This is positive. And what? आपका delta S is also positive. अब delta G, if you want delta G to be negative, if you want it to be negative, ये उतना ज्यादा नेगेटिव होगा जितना ज्यादा टेम्परेचर T का वैल्यू जितना हाई होगा। So for elimination to take place, temperature must be high। अगर टेम्परेचर हाई नहीं है तो एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। हायर टेम्परेचर पे ही एलिमिनेशन होगा, है ना? तो यहां एक पॉइंट लिखूंगा, फोर्थ इज एलिमिनेशन reaction is favorable
एट हायर टेम्परेचर। क्लियर है? फोर्थ वन इज दिस इज एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन। एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन। एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रहा है, वही ड्राइविंग फोर्स है। आप तो क्या कर रहे हो? स्ट्रांग बॉन्ड तोड़ के वीक बॉन्ड बना रहे हो, तो फिर ऐसा स्टेबल से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाओगे ना। तो फिजिबल कब होगा रिएक्शन? फिजिबल तब होगा जब ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ जाए, और ओवरऑल स्टेबिलिटी डेल्टा जी से पता लगता है। तो एंट्रोपी क्योंकि बढ़ रहा है इसलिए डेल्टा जी नेगेटिव हो रहा है। सो दिस रिएक्शंस आर एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन। क्लियर है? प्लीज टेक इट डाउन। ये 5 पॉइंट लिख लीजिए आप एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन के लिए। प्लीज टेक इट डाउन। डन? तो एलिमिनेशन रिएक्शन इज जनरली व्हाट? एंट्रोपी ड्रिवन। तो एलिमिनेशन कब होगा? एलिमिनेशन तभी होगा जब आपको हाई टेम्परेचर हो, क्योंकि हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहां बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत पड़ती है। क्लियर? चलिए, अब ये जो बीटा एलिमिनेशन है, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू some sub टॉपिक्स। अब ये सब टॉपिक्स कैसे आते हैं इस बात को समझते हैं, है ना, बीटा एलिमिनेशन का फर्दर क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बीटा एलिमिनेशन जो है, जनरली आप बीटा एलिमिनेशन में आप क्या क्या देखेंगे? आप यहां देखेंगे even elimination unimolecular, even reaction, rather I will call it as even reaction। दूसरा होगा आपका E2 रिएक्शन। तीसरा है आपका even CB रिएक्शन। और चौथा आप ये बीटा में नहीं देखेंगे, एक होगा EI रिएक्शन, है ना। तो EI जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बीटा हो। क्लियर है? तो अभी एक एक करके हम लोग इन रिएक्शंस के बारे देखते हैं। तो आज हम लोग, हमारा जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? इवन रिएक्शन पे रहेगा। इवन रिएक्शन पे रहेगा। अब इवन कब और इवन क्यों, नाम क्यों है, इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, चलो मैं इवन बोलूं उससे पहले मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं कि इवन E2 या इवन CB कब कहलाएगा। देखो, आपका क्या निकलने वाला है? X और Y दो चीजें बाहर निकलने वाली है ना। X और Y दो चीजें बाहर निकलने वाली है। अब अगर ये निकलना है, X और Y बाहर निकलना है, तो डेफिनेटली X और Y को निकालने वाला कोई तो एक एंटिटी चाहिए होगा, कोई तो एक एंटिटी होगा जो कि इस रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। क्लियर है? इज इट क्लियर? कोई तो ऐसा एंटिटी होगा जो कि इस रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, है ना। मान लिया, अब देखो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐसा कंडीशन है कि ऑटोमेटिकली X पहले निकल जाए, है ना। X पहले निकल जाए, और X निकल जाए तो निकलते हुए वो इस तरह से निकले कि पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दे, Y माइनस निकल जाए, है ना। Y माइनस निकले, निकलने वाला ग्रुप काफी स्टेबल हो, ये काफी स्टेबल होना चाहिए, है ना, स्टेबल होना चाहिए। तो बहुत स्टेबल है, कुछ ऐसे कंडीशंस है जहां पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा हो और Y माइनस निकल रहा हो, है ना। अब ये एक बार Y माइनस निकल गया तो फिर इसके बाद देयर इज सर्टेन एंटिटी Z आया
और Z ने X को बाहर निकाला। किसने? Z ने X को बाहर निकाला। क्लियर है? तो दूसरे टाइम पे आपका X निकल रहा है, और जब ये निकल रहा है तो यहां पर ये प्लस के फॉर्म पे निकल रहा है, सो Z विल बी इन माइनस फॉर्म। तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा एंड इट विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू दिस एम्प्टी ऑर्बिटल। दिस विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू एम्प्टी ऑर्बिटल, और क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और XZ फॉर्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये दो स्टेप में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है, XZ निकल रहा है, बट ये कैसे हो रहा है नाउ समझने का ट्राई करो। पहले स्टेप में व्हाट इज हैपनिंग, फर्स्ट स्टेप में Y का बाहर निकलना है और दूसरे स्टेप में X का बाहर निकलना है। पहले Y बाहर निकल रहा है और फिर X बाहर निकल रहा है। तो दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 1 एंड दिस इज स्टेप 2। ये क्लियर है? स्टेप 1 कौन सा है, स्टेप 2 कौन सा है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, नाउ कैन यू टेल मी स्टेप 1 और स्टेप 2 में विच वन विल बी RDS? स्लो कौन सा होगा? तो ये कैसे समझेंगे, इस पे बात करते हैं। तो पहले स्टेप में एक बॉन्ड टूट रहा है, सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है। दूसरे स्टेप में, स्टेप 2 में एक सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है और एक पाई बॉन्ड बन रहा है ना? बॉन्ड टूटना और बनना दोनों यहां हो रहा है, और इस केस में केवल बॉन्ड टूट रहा है। सो व्हाट यू थिंक, विच वन विल बी स्लो? सो दिस विल बी स्लो, दिस इज RDS, है ना, RDS। सो फर्स्ट स्टेप इज RDS। क्लियर हो गया? फर्स्ट स्टेप इज RDS, फर्स्ट स्टेप इज RDS। ऐसे कंडीशन में, ऐसे जगह पे जहां पहले एक लिविंग ग्रुप बाहर निकल जा रहा हो, Y का नेचर कैसा होना चाहिए? अब ये पॉसिबल कब है? जब Y इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो Y निकल जा रहा है और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, और दूसरे स्टेप में सम Z इज कमिंग एंड विच इज टेकिंग आउट X, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सो फर्स्ट स्टेप इज RDS। तो अगर ये फर्स्ट स्टेप इज RDS, तो रेट लॉ जो होगा, रेट इज इक्वल टू K सबस्ट्रेट, क्योंकि यहां पर केवल एक ही मॉलिक्यूल इंवॉल्व है। सो ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर। तो अगर ये ओवरऑल रिएक्शन क्या है, आप बताओ? दिस ओवरऑल रिएक्शन इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, इट इज एलिमिनेशन unimolecular reaction. It is elimination unimolecular reaction called as even reaction. इसे even क्यों कहते हैं, ये क्लियर हो गया? इसे even क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे केस में एलिमिनेशन होते समय RDS में केवल एक ही एंटिटी इंवॉल्व है, एंड दैट इज सबस्ट्रेट। तो ऐसा एलिमिनेशन जहां पर ओनली वन सबस्ट्रेट इज इन्वॉल्व, योर बेस इज नॉट इन्वॉल्व, तो सबस्ट्रेट ने पहले एक लिविंग ग्रुप को बाहर निकाला, और बाहर निकलने के बाद जो कार्बोकेटायन बना है उसमें से X का बाहर निकलना हो रहा है, और X का जब बाहर निकलना हो रहा है तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इवन रिएक्शन। इज इट क्लियर? अब स्टूडेंट, अगर आप बात करेंगे कि इवन होने के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन कौन से हैं, तो ये क्लियर हो गया। व्हाट इज इवन, ये क्लियर हुआ, इवन क्लियर हो गया। तो सबसे पहले स्टूडेंट, इवन होने के लिए फेवरेबल कंडीशन फॉर इवन, फेवरेबल कंडीशन फॉर इवन। तो
सबसे पहले फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल हो और लिविंग ग्रुप जितना अच्छा हो, उतनी आसानी से आपका पहला स्टेप हो जाएगा। तो आरडीएस, देखो आरडीएस जितनी आसानी से होगा, रेट उतना आसानी से होगा, क्योंकि ये रोकने वाला स्टेप है, ये स्लो है, ये फास्ट है। अगर ये बहुत स्लो हो गया तो ओवरऑल रिएक्शन बहुत स्लो हो गया, अगर ये फास्ट हो गया तो ओवरऑल रिएक्शन फास्ट हो गया। समझ रहे हैं इस बात को? आरडीएस किसे कहते हैं? आरडीएस उस रिएक्शन को कहते हैं जो कि रेट डिटरमाइनिंग है ना। आप समझ लो एक रेस चल रही है, उसमें दो लोग दौड़ रहे हैं और आपको 100 मीटर पूरा करना है। तो पहला वाला आदमी स्लो है और दूसरे वाला आदमी फास्ट है। जो पहला रनर है वो बहुत स्लो दौड़ता है और दूसरा वाला रनर जो है वो फास्ट दौड़ता है। तो ओवरऑल रेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा वो किस पे डिपेंड करना है, वो स्लो वाला कितनी तेज दौड़ रहा है ना। अगर ये मेरा 1 मिनट में पूरा होता है और ये 10 मिनट में पूरा होता है ना, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज 10 मिनट्स। अब बोलेंगे नहीं सर 11 मिनट ना, 10 मिनट ये और 1 मिनट ये, नहीं, ओवरऑल रेट इज 10 मिनट। व्हाई? क्योंकि ए से बी में कन्वर्ट हुआ और बी से सी में कन्वर्ट हुआ, इसको अगर 10 मिनट लग रहा है और इसको 1 मिनट लग रहा है, तो आप ये समझ लो कि पहले स्टेप में ये जो 10 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 10 मिनट के बाद बी बना। अब ये नेक्स्ट पहला मॉलिक्यूल ए का बी में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल, जब तक ये 1 मिनट हुआ तब तक ये 1 मिनट, बी से सी कन्वर्ट होते हुए 1 मिनट लग रहा है ना, तब तक दूसरे मॉलिक्यूल्स ए के बी में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो आगे तो 10 मिनट, ये 10 मिनट लगने वाला है, तब तक ये क्या है, ये 10 मिनट जब तक होगा नहीं तब तक तो ये हो जाने वाला है ना। हर बार कैसा होगा, ये जब हो जाएगा, इसको होने के लिए टाइम नहीं है। मतलब आप इसको ऐसे नहीं बोलेंगे ए से बी, बी से सी, क्योंकि बी से सी जो बनना है वो डिपेंड करेगा कि बी कब बन रहा है। बी जैसे बनेगा तब तक सी बन जाएगा, क्योंकि सी के टाइम पे ए से बी होना इंक्लूडेड है ना। पहले 10 मिनट लगा, 11 मिनट, पहले टाइम पे 11 मिनट लगेगा, लेकिन दूसरे टाइम पे ये जो 11 मिनट है उसका 1 मिनट, तो आप बोलेंगे कि 9 मिनट ही लगा। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम पे 1 मिनट, जब तक ये बी से सी कन्वर्ट हो रहा था तब तक तो ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो ये 10 मिनट लगा, फिर से 9 मिनट लगा और फिर से यहां का 1 मिनट। क्लियर है? तो अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये 9 मिनट ही लग रहा है, तो ओवरऑल रेट विल बी 10 मिनट। अभी अगर 10 मिनट की जगह ये 5 मिनट्स हो जाए तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? आरडीएस समझ में आया? बात समझ में आया? तो आरडीएस आपका कंडीशन जो फेवरेबल होगा E1 के लिए वो क्या होगा? सबसे पहला होगा गुड लिविंग ग्रुप। सबसे पहले आपको गुड लिविंग ग्रुप चाहिए। क्लियर है? दूसरी बात, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन जितना स्टेबल बनता रहेगा उतना आरडीएस स्टेप, पहला स्टेप जो होगा उतना फास्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, ये जो पहला स्टेप है ये कहीं आपने कभी देखा है? ये स्टेप कहीं और हो रहा है? यस। ये कब होता है? SN1 के केस में। SN1 का पहला स्टेप और E1 का पहला स्टेप एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। अब देखो पहले स्टेप में भी अगर यहां आपने वाटर लिया, ये X है, ये हाइड्रोजन है, तो पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बन जाता था, फिर रीअरेंजमेंट होता था, और फिर SN1 पाथ में क्या होता था? SN1 पाथ में अगर आपका Y निकला है और सब्स्टिट्यूशन में Z आपका, या आप मान लो यहां Z ना होके मैं बोल रहा हूं XYZ, आप मान लो P, यहां क्या होता था? P कम्स, है ना। तो SN1 और E1 का पहला स्टेप जो है वो एग्जैक्टली सेम है। ओके, नाउ तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि देखो पहला स्टेप आसानी से कब होगा? जब आपका क्या है, आपका लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा हो और कार्बोकैटायन ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बने। तीसरी बात कि बेस यूज्ड should be weak.
ये जो x को निकालने वाला z एंटिटी है, बेसिकली ये जो x होता है, आप मोस्ट ऑफ टाइम यू विल फाइंड इट एज हाइड्रोजन और सम हेलोजन और समथिंग. सो दिस z शुड बी क्वाइट स्टेबल, बेस शुड बी वीक. अगर ये स्ट्रांग है, ये इतना अनस्टेबल है कि ये देखो, ये पहला स्टेप जो है वो आरडीएस स्लो स्टेप है. अगर ये होने तक, इसके होने तक z वेट नहीं करेगा तो क्या करेगा, ये पहले x निकाल देगा और y तब तक निकला नहीं रहेगा. तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग इवन नहीं बोल सकते हैं. क्लियर है? अगर z यहां पर इन्वॉल्व हो गया, y निकलने से पहले x निकल रहा है, सो इट कैन नॉट बी इवन, यूनिमोलिकुलर नहीं होगा, वो बाइमोलिकुलर हो जाएगा, है ना. सो बेस शुड बी वीक. अब आप बोलेंगे बेस क्यों लग रहा है, तो वो आगे हम जब मैं एग्जाम्पल आपको लूंगा तो और बताऊंगा. बेस मतलब एक ऐसा एंटिटी जो कि प्लस, चाहे ये H हो या X हो, ये प्लस के फॉर्म पे निकलना चाहिए. तो अगर ये प्लस के फॉर्म पे निकल रहा है तो इसके पास माइनस होना चाहिए. तो वो बेस अपने इलेक्ट्रॉन को इसको देगा तब तो बाहर निकालेगा. सो इट विल एक्ट एज अ बेस. क्लियर है? Z विल बी बेस. तो बेस शुड बी वीक, है ना. एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग जो कि फेवर करेगा इवन को, देखो एक इंपॉर्टेंट बात है कि द फर्स्ट स्टेप फॉर SN1 एंड E1 इज सेम, है ना. एक यहां नोट करने वाली बात है. नोट क्या है? फर्स्ट स्टेप ऑफ SN1 एंड E1 इज सेम. तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन तो हो जाएगा, कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया. अब कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद ये X बाहर निकले, ये यहां से X बाहर निकले या फिर P एंटर कर जाए, एक नया न्यूक्लियोफाइल एंटर कर जाए. ये Z जो है, ये Z नेगेटिव, मान लिया ये Z नेगेटिव जो है वो X को ना निकाल के ये खुद अगर तो अगर यहां Z ने X को ना निकाल के इस कार्बोकैटायन पे अटैक कर दिया होता तो क्या कहलाता? ये SN1 कहलाता. तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ SN1 एंड E1 इज सेम, और they are same. The first step of SN1 and E1 are same. So reaction will go for SN1 or E1 depends on what? Depends on temperature. तो SN1 के लिए रिएक्शन जाएगा या E1 के लिए जाएगा, वो डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? वो टेम्परेचर है. याद रखिए, एट लोअर टेम्परेचर SN1 is favored. SN1 is favored. Whereas at higher temperature, E1 is favored. So can I say the fourth factor which will favor E1 is what? Higher temperature. So यहां मैं बोलूंगा higher temperature favor E1 mechanism. ठीक है? कुछ दिक्कत? लिखिए इस बात को, चलिए पॉज करके लिखिए अभी तक जो बताया है. डन? लिख लिया स्टूडेंट्स? ओके. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर इज, ये फिफ्थ पॉइंट लिखिए, एज कार्बोकैटायन इज formed rearrangement is possible. And sixth one, देखो पहले स्टेप में आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है ना, तो अगर ये बाहर निकल रहा है तो सॉल्वेंट का कुछ रोल होगा क्या? जितना पोलर सॉल्वेंट होगा उतना ज्यादा आयोनाइजेशन को हेल्प करेगा, क्योंकि आपका सबस्ट्रेट जो है अनचार्ज्ड है.
प्रोडक्ट जो है चार्ज्ड है, जितना ज्यादा पोलैरिटी होगा प्रोडक्ट उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा, है ना। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विल इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये 6 इंपॉर्टेंट बात हो गई जो हमें पता होना चाहिए। क्लियर है। अब स्टूडेंट एक बात जो मैं बोलूंगा कि यहां पर 3 डिग्री फॉर सबस्ट्रेट, देखो सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड करेगा ही, उसके साथ साथ ये किस पे डिपेंड करेगा, गुड लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मींस व्हाट, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। सो 3 डिग्री बेसिकली इट विल गो फॉर E1। तो जैसे SN1 को जो फेवर करता है वो E1 को फेवर करेगा। क्लियर है। लिख लीजिए इन पॉइंट्स को, प्लीज टेक इट डाउन फास्ट। अच्छा, एक ये दिमाग में कि सर आप बोल रहे हो एट लोअर टेम्परेचर SN1 इज फेवर, एट हायर टेम्परेचर E1 इज फेवर। ये लोअर हायर क्या होगा, लोअर टेम्परेचर हायर टेम्परेचर क्या होगा? तो डेफिनेटली ये रिएक्शन बाय रिएक्शन बदलेगा, बट जनरली लोअर टेम्परेचर इज कंसीडर्ड टू बिटवीन 10 to 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर तक को हम लोग लोअर बोलते हैं। अब 40, 50, 70, 80, 100 दे आर कंसीडर्ड एज हायर टेम्परेचर। क्लियर है, समझ में आ गया। लोअर टेम्परेचर इज जनरली अप टू रूम टेम्परेचर, बट ये भी किस पे डिपेंड करेगा, वो टेम्परेचर टू ये सबस्ट्रेट टू सबस्ट्रेट किस तरह का रिएजेंट लिया उस पर भी डिपेंड करने वाला है कि किसको आप लोअर किसको हायर बोलेंगे। क्लियर है। प्लीज टेक दिस डाउन, लिख लीजिए फास्ट। डन। अब एक इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम? तो स्टूडेंट ये हमने पहले ही सीखा है कि ये कितने स्टेप है, 2 स्टेप्स रिएक्शन है ना। तो ये आपका रिएक्टेंट है, पहले स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ये आपके रिएक्टेंट रहेगा, मतलब सबस्ट्रेट रहेगा। यहां पर सबस्ट्रेट विल गिव फॉर्म इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन के साथ आपका Z विल कम, Z माइनस विल कम। सेकेंड स्टेप पे आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है। अच्छा, नाउ ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इसकी एनर्जी सबस्ट्रेट से कम होगी या ज्यादा होगी? डेफिनेटली प्रोडक्ट की जो अल्कीन बन रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इट विल बी लेस स्टेबल, है ना। ओवरऑल रिएक्शन इज व्हाट? ओवरऑल रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है ना। तो दिस इज, ये हमारा आरडीएस है पहला। कुछ दिक्कत? चलिए ड्रॉ कर लीजिए इसको, ठीक है। डन। चलो स्टूडेंट, तो एलिमिनेशन क्या होता है ये हमने सब समझा। अब कल के क्लास में स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि एलिमिनेशन ऑफ अल्कील हैलाइड, अल्कोहल्स, ईथर्स कैसे होता है, और जब एलिमिनेशन होता है तो एक्चुअली किस तरह से रिएक्शन आगे बढ़ने वाला है। दिस इज द मैकेनिज्म, हमेशा यही मैकेनिज्म होगा। पहला आरडीएस में कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनने के बाद अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, एंड देन द बेस विल कम एंड दैट विल एब्स्ट्रैक्ट एक्स, और एक्स वाई बाहर निकल जाएगा। सो दिस विल बी द रिएक्शन। तो कौन से केस में SN1 होगा, कौन से केस में E1 होगा, इस पे हम लोग कल के क्लास में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज का क्लास हम यहां बंद करते हैं, जहां हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया कि व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एलिमिनेशन को फेवर करेंगे, कब एलिमिनेशन होगा, कब सब्स्टिट्यूशन होगा, ये डिसाइड कैसे होता है। सो टेम्परेचर इज द डिसाइडिंग फैक्टर।
ये सारी बातें हमने कर ली। अब कल इस पे बेस्ड हम लोग थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, जहां पर डिटेल ये सीखेंगे कि कब SN1 कराना है, कब E1 करवाना है, और E1 अगर हो रहा है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? सो आज का क्लास यहां हम लोग बंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।